30 वर्षीय राहुल गोकुल प्रतापे मूल रूप से महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जनपद के घारागांव तालुका पंडारा का रहने वाला था। वह पुणे की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। वह पुणे की ही मालवाड़ी चाली में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। उसके परिवार में माम बाप, भाई भाभी के अलावा एक बहन थी। परिवार खुश था। घर में अगर किसी बात की चिंता थी तो बस राहुल की शादी की। उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसके माता पिता ने उसके योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों में जब राहुल की शादी की बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने उन्हें सोलापुर जिले के बार्शी लहू चौक सुभाष नगर निवासी संतोष काकंडे की बेटी गौरी का नाम सुझाया था। परिवार वालों को गौरी पसंद आ गई थी। गौरी के मां बाप का देहांत हो चुका था। वह अपने दादा दादी शिवगंगा और अपनी सौतेली मां मनीषा व सौतेले भाई के साथ रहती थी। बिना मां बाप की लड़की की देख दिखाई की सारी रस्में उसके परिवार और नाते रिश्तेदारों ने मिलकर की थीं। लड़का लड़की के पसंद और मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद 28 अप्रैल 2017 को रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ मिलकर बालाजी मंदिर में साधारण तरीके से उन दोनों का विवाह हो गया था। गौरी जैसी सुंदर पत्नी पाकर जहां राहुल खुश था, वहीं परिवार वालों ने भी गौरी को आदर सत्कार और प्यार मान सम्मान दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। परिवार में किसी तरह का तनाव नहीं था। सब अपना अपना काम मिलजुल कर किया करते थे। जिस किराए के मकान में वे रहते थे, वहां के लोगों की भी कुछ समय तक उनसे पूरी पूरी सहानुभूति थी। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। मकान के किराए से लेकर पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी गौरी और राहुल के कंधों पर थी। कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शादी के 4 साल कब और कैसे बीत गए, इसका उन्हें एहसास नहीं हुआ। मगर 2021 का साल उनके लिए सुखद नहीं रहा। उनके सुखी जीवन में एक आंधी आई जिसने उनका पूरा दांपत्य जीवन तहस नहस कर दिया था। 5 मई 2021 को गौरी 15 दिनों के लिए अपनी मौसेरी बहन के यहां घूमने गई। वहां से वापस आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। अब वह सीधी सादी गौरी नहीं, बल्कि स्मार्ट और तेज तर्रार बन गई थी। वह जब से अपनी मौसेरी बहन के घर से लौट कर आई थी, तब से उसका एक नया शौक सामने आया था। वह अपना सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। घर के किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपने मोबाइल के आगे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा था। राहुल अपनी ड्यूटी पर अगर शाम को जाता तो दूसरे दिन सुबह लौटता, और जब सुबह जाता था तो शाम को रात 8 बजे घर लौटता था। इस बीच गौरी अपना सारा समय मोबाइल फोन से चिपक कर बिताती थी। पहले तो परिवार वालों को लगा कि गौरी शायद अपने पति राहुल के साथ टाइम पास करती है, लेकिन जब शक गहराया तो राहुल की बहन ने उससे पूछ लिया, भाई, तुम और भाभी सारी सारी रात क्या बातें करते हो? पहले तो राहुल ने इसे मजाक समझा और कहा, कैसी बातें करती है पगली, मैं जब ड्यूटी पर रहता हूं तो फिर मुझे किसी से बात करने का मौका कहां मिलता है। क्यों झूठ बोलते हो भाई? बहन ने कहा, भाभी तो अक्सर रात भर मोबाइल फोन से चिपकी रहती है, पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं। अगर वह तुमसे बात नहीं करती हैं तो फिर किससे करती हैं? उसने पूछा। इधर कई दिनों से गौरी के बदले व्यवहार और बहन की बातों से राहुल ने ध्यान दिया तो उसका भी माथा ठनका। 7 जून 2021 के दिन राहुल जब अपनी नाइट ड्यूटी पर गया तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस रात 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच उसने कई बार गौरी को फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन व्यस्त बता रहा था। इसका कारण यह था कि गौरी ने राहुल के फोन को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उस समय राहुल को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। 8 जून 2021 को राहुल अपनी ड्यूटी से घर जल्दी आया तो गौरी को बेड पर चादर ताने लेटा पाया। उसने जब गौरी के ऊपर से झटके में चादर खींची तो यह देखकर दंग रह गया कि गौरी का फोन उसके कान के नीचे था। राहुल ने फोन उठाकर जब कान से लगाया तो उस तरफ से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। राहुल ने जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो फोन कट गया था। राहुल ने जब वापस फोन लगाया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ बताने लगा था। इससे नाराज राहुल ने गौरी को आड़े हाथों लिया। वह आदमी कौन था
जिससे तुम बातें कर रही थी। कई बार पूछने पर जब गौरी ने अपना मुंह नहीं खोला तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने आप को संभाल नहीं सका और गौरी को कई थप्पड़ जड़ दिए। बात आगे न बढ़े, इसीलिए घर वालों ने उस समय राहुल को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया था। उस दिन तो राहुल शांत हो गया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर उसका मन अशांत रहने लगा था। उसने गौरी के मायके वालों को फोन कर उन्हें सारी बातें बताईं और कहा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस विषय में वह उसे कुछ बता नहीं रही है। अच्छा होगा कि आप लोग ही उससे बात करें। दूसरे दिन राहुल गौरी को बस से लेकर उसके मायके के लिए रवाना हो गया था। इस बीच राहुल ने जब गौरी का फोन लेकर उसके व्हाट्सएप मैसेज देखे तो उसमें कई चौंका देने वाले मैसेज मिले। उसमें अनजान नंबर से कई लव मैसेज आए हुए थे। राहुल ने जब उस नंबर को ट्रू कॉलर पर जाकर चेक किया तो उसके होश उड़ गए थे। वे सभी लव मैसेज किसी गणेश नाम के व्यक्ति ने किए थे। उसमें कुछ मैसेज तो ऐसे थे जो काफी अश्लील थे। अब उसे यकीन हो गया कि गौरी भरोसे लायक नहीं है, यानी उसका गणेश से गहरा संबंध है। उस समय तो वह पत्नी की बेवफाई से खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसका गुस्सा गौरी पर फूट पड़ा था। उसने गणेश और गौरी के सारे मैसेज उसके मायके वालों के सामने रख दिए और उस पर गणेश को लेकर दबाव डाला, लेकिन गौरी गणेश को लेकर टस से मस नहीं हुई। इसके बाद मायके वालों ने जब गौरी को समझा बुझाकर वापस पुणे जाने के लिए कहा तो वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह राहुल के साथ नहीं रहेगी और न वापस पुणे जाएगी, अब वह अकेली रहेगी। उसकी बात सुनकर मायके वाले सन्न रह गए थे। परिवार और नाते रिश्तेदारों ने गौरी को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। गौरी के इस व्यवहार से नाराज राहुल ने उसे उसके मायके वालों के हवाले किया और वापस पुणे चला आया। गौरी मायके में रहकर वही हरकतें किया करती थीं जो अपनी ससुराल में रहकर करती थी। घर का सारा कामकाज छोड़ करके सारी रात सारा दिन मोबाइल से चिपकी रहती थी। कुछ दिन निकल जाने के बाद अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए बताए घर से गायब हो गई। तब घर वाले घबरा गए थे। अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के यहां उसकी तलाश करने के बाद घर वालों ने वारसी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों बाद वह खुद ही वापस अपने घर आ गई और घर वालों को यह विश्वास दिलाया कि वह अपनी एक सहेली के घर पर थी। 21 जुलाई 2021 को गौरी के घर वालों के बुलाने पर राहुल गौरी के मायके गया और उसके घर वालों के समझाने बुझाने पर गौरी को वापस पुणे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हुआ। उसे यह बताया गया था कि अब गौरी के रहन सहन में बदलाव आ गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गौरी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया था। पुणे आते ही अगले दिन उसने सारा घर अपने सिर पर उठा लिया। गौरी को अपने और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर राहुल साथ रखने के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन अपनी मन स्थिति से समझौता नहीं कर पाया था। वह न तो ठीक से अपने काम पर जा रहा था और न ही ठीक से खाना पीना कर रहा था, मगर गौरी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह मौका पाते ही राहुल से उलझ पड़ती थी और बार बार उस पर अपने मायके छोड़ आने का दबाव डालती थी, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं था। वह दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए गौरी को समझाने की पूरी कोशिश करता था, पर गौरी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अगर 15 अगस्त 2021 के पहले उसे उसके मायके नहीं छोड़ा तो नतीजा ठीक नहीं होगा। रोज रोज के गौरी के झगड़े से राहुल और उसका परिवार तंग आ चुका था। क्या करें क्या न करें यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था। 17 अगस्त 2021 को हद तो तब हो गई जब गौरी ने सारी मर्यादा को ताक पर रख दी। उस दिन गौरी ने घर में महाभारत शुरू की तो पूरे दिन चलती रही। राहुल और उसके घर वालों ने गौरी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका ड्रामा बंद नहीं हुआ। उसका कहना था कि अगर उसने उसे मायके नहीं भेजा तो वह लड़कों को बुला करके राहुल की हत्या करवा देगी। इस तरह की धमकी से राहुल का मूड इतना खराब हुआ कि उसने उसी समय गौरी की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन गौरी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा।
गौरी ने इस पर कुछ इस तरह हंगामा खड़ा किया कि आस पड़ोस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने गौरी के घर आकर उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन गौरी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उलटा वह उन लोगों से भी उलझ पड़ी थी। "यह हमारे घर का मामला है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के घर का मामला है तो इसे शांति से सुलझाइए। शोर मचाकर हम लोगों का चैन क्यों हराम कर रखा है?" पड़ोसियों ने कहा, "हम ऐसे ही रहेंगे, तुम लोगों को जो करना है वह कर लो।" गौरी ने उन्हें जवाब दिया। गौरी की यह बात पड़ोसियों को इतनी खराब लगी कि उन्होंने मकान मालिक नवनाथ रामदास बोरगे से शिकायत कर उस परिवार से मकान खाली करवाने का दबाव बनाया। पड़ोसियों की शिकायत पर मकान मालिक बोरगे अपना महीने का किराया लेने राहुल के घर आया, तो यह कहते हुए राहुल और उसके परिवार वालों को मकान खाली करने के लिए कहा कि उनके रोज रोज के झगड़ों से और किराएदारों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए वह मकान खाली कर दें। मकान मालिक बोरगे की इस बात पर राहुल ने उनसे कहा कि वह थोड़े दिन का उसे समय दें, वह कोई दूसरा मकान मिलते ही उनका मकान खाली कर देगा। मकान मालिक महीने भर का समय देकर चला गया। अभी तक गौरी ही उसके लिए समस्या बनी हुई थी, अब मकान ने उसे और टेंशन दे दी। मगर गौरी को इस बात से क्या लेना देना था, वह तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे मायके जाना है तो जाना है। शाम को इसी बात को लेकर गौरी ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया था। इस बार राहुल गौरी का हंगामा सुनने को तैयार नहीं था। उसने गौरी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया था। "मैं आज तुझे तेरे मायके भेज ही दूंगा," कहते हुए उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया और कहा कि अब वह अपने मायके चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घर वाले समझा बुझाकर गौरी को वापस घर में ले आए थे, पर राहुल इस बार गौरी को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने सोच लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस समय रात के यही कोई 8 बजे का समय था। गौरी और राहुल का झगड़ा चालू था। राहुल घर के एक कमरे में गया और वहां रखे हुए कोयते को लेकर बाहर आया। उसके हाथ में कोयते को देखकर जब तक उसके घर वाले राहुल के इरादे को समझने की कोशिश करते, तब तक राहुल गौरी पर कई वार कर चुका था, जिससे गौरी की एक दर्दनाक चीख निकलकर वातावरण में खो गई थी और वह तड़प कर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वह शांत हो गई थी। गौरी की हत्या करने के बाद राहुल बड़े शांत मन से हिजवाड़ी पुलिस थाने पहुंचा। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत और उनके सहायक थाने आए राहुल का हुलिया देखकर स्तब्ध रह गए। उसके कपड़ों व शरीर पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। थाना प्रभारी बालकृष्ण साव उसके हाथ में कोयते को देखकर जब तक उसके घर वाले राहुल के इरादे को समझने की कोशिश करते, तब तक राहुल गौरी पर कई वार कर चुका था, जिससे गौरी की एक दर्दनाक चीख निकलकर वातावरण में खो गई थी और वह तड़पकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वह शांत हो गई थी। गौरी की हत्या करने के बाद राहुल बड़े शांत मन से हिजवाड़ी पुलिस थाने पहुंचा। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत और उनके सहायक थाने आए राहुल का हुलिया देखकर स्तब्ध रह गए। उसके कपड़ों व शरीर पर पड़े लाली के छींटे किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत उससे कुछ पूछते, इसके पहले ही राहुल ने उन्हें जो कुछ बताया, उसे सुनकर उनके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। मामला काफी गंभीर और चौंका देने वाला था। थाना प्रभारी बालकृष्ण सावंत और उनके सहायकों ने उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया था। साथ ही उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद थाना प्रभारी, जब कोई औरत अनैतिकता की राह पर दौड़ लगाने लगती है, तब उसकी आंखों में न तो परिवार और समाज की मान मर्यादा की शर्म रहती है और न ही जहन में कायदे कानून का डर। पान मसाला सप्लाई का काम करने वाला नवीन शर्मा 23 जुलाई 2021 की सुबह 7 बजे ही काम पर निकला था, लेकिन वह अगले रोज 10 बजे तक घर नहीं लौटा था। पिता प्रदीप शर्मा बीती रात से उसे फोन मिला मिलाकर परेशान थे। वह बार बार उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। वह बेहद चिंतित हो गए थे कि उनका 30 वर्षीय बेटा नवीन आखिर अभी तक लौटा क्यों नहीं। उन्होंने पत्नी गीता शर्मा के साथ पूरी रात बेटे की एक सूचना के इंतजार में चहलकदमी करते हुए गुजारी।
नवीन अक्सर अपने कहे अनुसार समय से वापस घर लौट आ जाता था। भारी मन से प्रदीप शर्मा अपने एक पड़ोसी की सलाह पर कानपुर के कोहना थाने पहुंचे। बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। थाना प्रभारी वी के सिंह को उन्होंने बताया कि वह कानपुर के भैरव घाट मोहल्ले के निवासी हैं। उनका जवान बेटा नवीन शर्मा कल दिन से ही नहीं आया है। उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका भी जताई और उसे तलाश की मांग की। थाना प्रभारी सिंह ने प्रदीप शर्मा की बात गौर से सुनी, फिर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली और उन्हें जल्द ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदीप शर्मा वापस घर लौट आए, लेकिन चुप नहीं बैठे। अपने बड़े बेटे अर्पित, अंकुर और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर नवीन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नवीन का कुछ पता नहीं चला। बेटे की चिंता में मां गीता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इसी बीच 25 जुलाई 2021 की सुबह 8 बजे थाना कोहना पुलिस को धोबी घाट के पास एक गड्ढे में किसी युवक की शव होने की सूचना मिली। इसकी जानकारी दूसरे अधिकारियों को देकर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। युवक का शव 4 फीट गहरे में गड्ढे में पड़ा था। गड्ढे को सीमेंट की शीट से ढंक कर शव को छिपाने की कोशिश की गई थी। थाना प्रभारी ने शव को गड्ढे से बाहर निकलवाकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया। युवक की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसके माथे पर चोट के निशान थे। गले में गंभीर बार के भी निशान थे। देखने से लग रहा था कि किसी भारी हथियार से उसके माथे पर चोट की गई होगी, फिर रस्सी या तार से उसका गला घोंट दिया होगा। इस जांच के दौरान वी के सिंह को शक हुआ कि यह शव प्रदीप शर्मा के बेटे नवीन शर्मा की हो सकती है, क्योंकि उनकी शिकायत के अनुसार शव का हुलिया मेल खा रहा था। उन्होंने तुरंत प्रदीप को बुलवाया। प्रदीप शर्मा भागे भागे घटनास्थल पर आए। साथ में पत्नी और बेटे भी थे। उन्होंने शव देखते ही पहचान ली, वह नवीन शर्मा की ही निकली। नवीन की शव देखकर घर वाले दहाड़ मार कर रोने लगे। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह परिवार को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर एसपी संजीव त्यागी, एएसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल और डीएसपी त्रिपुरारी पांडेय भी आ गए। उन्होंने प्रदीप शर्मा और उनके बेटों से विस्तृत पूछताछ की। प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे नवीन का 1 सप्ताह पहले टेफको टेनरी के किनारे रहने वाले भोला जायसवाल की पत्नी गुड़िया और उसकी बेटी कांति के साथ झगड़ा हुआ था। तब से वह नवीन से दुश्मनी कर बैठी थी। भोला और उसके बेटे भगत ने भी नवीन को सबक सिखाने की धमकी दी थी। प्रदीप शर्मा ने नवीन की हत्या का आरोप सीधे सीधे जायसवाल परिवार पर लगा दिया। नवीन का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? डीएसपी पांडेय ने पूछा। साहब, भगत और नवीन गहरे दोस्त थे। कुछ दिन पहले नवीन ने भगत की बहन कांति को उसके प्रेमी रंजीत उर्फ पाले के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसकी शिकायत उसने भगत से कर दी थी। इस पर भगत और उसके पिता भोला ने गुड़िया और कांति की पिटाई कर दी थी। यह बात जब गुड़िया और उसकी बेटी कांति को मालूम हुई कि शिकायत नवीन ने की है, तो उन्होंने नवीन से झगड़ा किया। इस मामले में नवीन के भाई अर्पित ने पुलिस को बताया कि रंजीत के भगत की मां गुड़िया से भी नाजायज संबंध हैं। उसने पहले गुड़िया को जाल में फंसाया, फिर उसकी बेटी से भी नाजायज रिश्ता बना लिया। उसके भाई नवीन को माम बेटी की इस हरकत के बारे में जानकारी थी। इसी की शिकायत उसने अपने दोस्त भगत से की थी। नवीन के पिता और भाई के बयानों से पुलिस समझ चुकी थी कि उसकी हत्या अवैध रिश्तों के चलते हुई है। एसपी संजीव त्यागी ने हत्या के खुलासे के लिए एएसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल की निगरानी में एक टीम गठित कर दी। टीम ने सबसे पहले मृतक के घर वालों के बयान दर्ज किए, फिर गुड़िया के मोहल्ले वालों को विश्वास में लेकर उसके बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को उनसे मिली जानकारी के आधार पर गुड़िया और रंजीत के अवैध संबंध के बारे में पता चला। यह भी मालूम हो गया कि गुड़िया की बेटी कांति से भी रंजीत का गहरा नाता रहा है, यानी मां बेटी का आशिक रंजीत ही था। रंजीत दोनों में से एक की अनुपस्थिति में दूसरे से मिलता है। लोगों ने दबी जुबान में यह भी बताया कि मां बेटी को इस बारे में पता था कि दोनों की आशिकी एक ही युवक से है। गुड़िया जानती थी कि उसकी बेटी कांति के रंजीत के साथ अवैध संबंध हैं।
इसी तरह से कांति को रंजीत और उसकी मां गुड़िया के नाजायज रिश्ते के बारे में पता था। दोनों ने एक दूसरे का विरोध करने के बजाय इसे ही ढाल बना लिया था। अब इस हत्याकांड में रंजीत भी संदेह के दायरे में आ गया था। हालांकि नवीन की हत्या में इन तीनों के अलावा पति भोला और बेटे भगत के भी शामिल होने का अनुमान लगाया गया। इसका पता लगाने के लिए जांच दल ने गुड़िया और कांति को हिरासत में ले लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने यह तो स्वीकार कर लिया कि उनके नाजायज संबंध रंजीत से हैं, लेकिन हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया। हत्या की तह तक जाने के लिए जांच टीम ने जाल फैलाया, मुखबिरों की मदद ली। जल्द ही इसमें सफलता मिल गई। मुखबिर की सूचना पर 27 जुलाई 2021 की रात 8 बजे पुलिस ने रंजीत को कंपनी बाग चौराहे से हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ के लिए थाना कोहना लाया गया। पहले तो रंजीत ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती बरतने पर वह टूट गया। उसने नवीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने केबल का वह टुकड़ा भी बरामद करवा दिया जिससे नवीन का गला घोंटाकर हत्या की थी। नवीन का मोबाइल फोन भी उससे बरामद हो गया। रंजीत ने बताया कि उसने नवीन की हत्या गुड़िया और कांति के कहने पर की। दोनों ही हत्या के साजिश में शामिल थीं। कुछ दिन पहले नवीन ने उसे कांति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसकी शिकायत उसने भोला और उसके बेटे से कर दी थी। उसी खुन्नस में तीनों ने नवीन की हत्या का प्लान बना लिया था। नवीन की हत्या की योजना में गुड़िया और उसकी बेटी कांति भी शामिल थी। अतः पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जब रंजीत को पुलिस हिरासत में देखा, तब दोनों समझ गईं कि उनका भेद खुल चुका है। फिर उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच दल ने नवीन की हत्या का पर्दाफाश हो जाने और हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी संजीव त्यागी को दे दी। साथ ही थाना प्रभारी ने मृतक के पिता को वादी बनाकर भादम्वी की धारा 302-211 बी के तहत रंजीत उर्फ पाले, गुड़िया और कांति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में की ऐसी काली कहानी प्रकाश में आई जो किसी समाज के लिए कालिक ही कही जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के मोहल्ला भैरवघाट में प्रदीप शर्मा सा परिवार रहते हैं। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटे अर्पित, अंकित और नवीन थे। प्रदीप शर्मा इलेक्ट्रीशियन हैं। 3 भाइयों में नवीन सबसे छोटा था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह शहर की फुटकर दुकानों में पान मसाला सप्लाई करने का काम करता था। नवीन का एक दोस्त भगत था। भगत के पिता भोला जयसवार ई रिक्शा चलाते थे। वह परिवार सहित टेफको टेनरी के किनारे रहते थे। नवीन और भगत में गहरी दोस्ती थी। दोनों जब फुर्सत में होते तो आपस में खूब बातें करते थे। एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी कभी दोनों के बीच खाने पीने की पार्टी भी हो जाती थी। भगत के घर के पास रंजीत रहता था। वह उसकी ही जाति का था। वह भगत के परिवार की आर्थिक मदद भी करता था, जिससे उसने घर में पैठ बना ली थी। उसकी भगत की मां गुड़िया से खूब पटती थी। भगत उसे शक की नजरों से देखता था, लेकिन मां के कारण वह उसको घर आने से मना नहीं कर पाता था। 40 वर्षीय गुड़िया के बच्चे जवान थे। इसके बावजूद वह यौवन से भरपूर दिखती थी। गुड़िया अपने पति से खुश नहीं थी। इसका फायदा रंजीत ने उठाया था। उसने गुड़िया को अपने जाल में फंसा लिया था। दोनों के बीच संबंध बनते देर नहीं लगी। इसकी जानकारी भगत और कांति को हो गई थी, लेकिन मां के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। भगत के पिता की घर में कोई कद्र नहीं थी। कुछ समय बाद रंजीत ने जवान हो रही कांति पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। इसमें वह जल्द ही सफल भी हो गया। गुड़िया को इसका पता चला, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसके और रंजीत के रिश्ते के बारे में कांति भी जानती थी। इस तरह उनके बीच का यह खेल चलता रहा, यानी रंजीत मां और बेटी का साझा प्रेमी हो गया। 14 जुलाई 2021 को नवीन ने कांति और रंजीत को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह दोस्त से मिलने उसके घर गया था। उसने यह बात भगत को बताई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान जा पहुंचा। भगत ने माम बहन की करतूत बाप को बताई। भोला भी आग बबूला हो उठा। उसके बाद देर रात भोला और भगत ने गुड़िया और कांति की जमकर पिटाई कर दी। 2 दिन बाद कांति और गुड़िया ने नवीन की शिकायत और फिर पिटाई की जानकारी प्रेमी रंजीत से कर दी। उसने नवीन को सबक सिखाने की सौगंध खा ली।
योजना के तहत 23 जुलाई 2021 की शाम 4 बजे रंजीत ने कांति के जरिए नवीन को घर बुलवाया। नवीन कांति के घर पहुंचा तो पता चला कि मां बेटी झोपड़ी पाटने के लिए लकड़ी लेने टेफको टेनरी की ओर गई है। कुछ देर में नवीन भी वहां पहुंच गया। नवीन ने मां बेटी की मदद की और लकड़ी घर ले आया। नवीन की घर में मौजूदगी की खबर गुड़िया ने मोबाइल फोन से रंजीत को दे दी। रंजीत पहले शराब के ठेके पर गया और शराब पी। फिर वह कांति के घर पहुंचा। घर पर नवीन मौजूद था। वह उसे फुसलाकर दोबारा लकड़ी लाने के बहाने धोबी घाट ले गया। तब तक शाम का धुंधलका छाने लगा था। बातचीत करते हुए दोनों धोबी घाट से कुछ दूरी पर पहुंचे। तभी रंजीत की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और नवीन के माथे पर तेजी से मारा। नवीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद रंजीत ने केबल के टुकड़े से नवीन का गला घोंट दिया। हत्या के बाद रंजीत ने नवीन की जेब से मोबाइल फोन और रुपए निकाल लिए। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे को सीमेंट की चादर से ढक दिया। नवीन के शव को छिपाने के बाद रंजीत गुड़िया के घर आया। उसने मां बेटी को नवीन की हत्या की जानकारी दी। रंजीत ने कांति को नवीन का मोबाइल फोन और उसकी जेब से निकाले रुपए दिए। कांति ने रुपए ले लिए लेकिन मोबाइल फोन नहीं लिया। तब रंजीत ने मोबाइल फोन तोड़कर धोबी घाट के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 28 जुलाई 2021 को पुलिस ने गुड़िया, कांति और रंजीत उर्फ पाले को गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक उनकी जमानत स्वीकृत नहीं हुई थी। 18 मार्च 2020 की बात है। शाम का समय था। करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में रहने वाली सरिता श्रीवास्तव मंदिर जाने की तैयारी कर रही थीं। बेटा ओम प्रखर घर पर अपने कमरे में पढ़ रहा था। इसी दौरान डोरबेल बजी। सरिता ने बाहर आकर गेट खोला। गेट पर 25 से 30 साल की एक युवती खड़ी थी। सरिता ने युवती की ओर देखकर सवाल किया, "हां जी, बताओ क्या काम है?" युवती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सरिता से कहा, "मैम नमस्ते, ओम घर पर है क्या?" "हां, ओम घर पर ही है।" सरिता ने युवती को जवाब देकर सवाल किया, "आपको उससे क्या काम है?" "मैम, मेरा नाम आराधना एक्का है। मैं ओम के स्कूल में टीचर हूं। इधर से जा रही थी तो सोचा ओम से मिलती चलूं," युवती ने बताया। बेटे की टीचर होने की बात जानकर सरिता ने आराधना को अंदर बुलाते हुए ओम को आवाज देकर कहा, "ओम, आपकी मैम मिलने आई हैं।" ओम बाहर आया तो टीचर उसे देखकर मुस्कुरा दी। सरिता को मंदिर जाने को देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने ओम से कहा, "ओम, अपनी टीचर को चाय पानी पिलाओ, मुझे मंदिर के लिए देर हो रही है।" "ठीक है मम्मी, आप मंदिर जाइए।" ओम ने मम्मी को आश्वस्त किया और अपनी टीचर से कहा, "मैम, आ जाओ, कमरे में बैठते हैं।" "हाँ बेटे।" पुलिस ने सरिता श्रीवास्तव से ओम के इतना बड़ा कदम उठाने के कारणों के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था, तो वे क्या बतातीं? उन्होंने मंदिर जाने से पहले ओम की टीचर आराधना के घर आने और मंदिर से वापस घर आने तक का सारा वाकया पुलिस को बता दिया, लेकिन इससे ओम के इतना बड़ा कदम उठाने के कारणों का पता नहीं चला। तोरवा थाना पुलिस ने ओम की कुड़कुसी का मामला दर्ज कर लिया। जब्त किए उसके मोबाइल पर कुछ चीजों में लॉक लगा हुआ था। मोबाइल का लॉक खुलवाने के लिए उसे साइबर सेल में भेज दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, लेकिन यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ओम ने खुद की जान क्यों लिया और वीडियो क्यों बनाया। ओम प्रखर एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। इसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी कर रहा था। ओम सरिता का इकलौता बेटा था। पति सुनील कुमार से अनबन होने के कारण सरिता बेटे के साथ घर में अकेली रहती थीं। सरिता परिजात स्कूल की प्राचार्य थीं। यह स्कूल वह खुद चलाती थीं। पुलिस ओम के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच उसके कुछ दोस्तों के मोबाइल पर डिजिटल फॉर्मेट में कुछ नोट पहुंचे। पता चलने पर पुलिस ने ये नोट जब्त कर लिए। इन नोट में ओम ने कई तरह की बातें लिखी थीं, जिनमें वह जीने की इच्छा जाहिर कर रहा था और अपने अपनों के लिए कुछ करने की बात भी कह रहा था। नोट में ओम ने किसी लड़की का जिक्र करते हुए लिखा था कि वह उसका मोबाइल नंबर कभी ब्लॉक तो कभी अनब्लॉक कर देती है।
उसने नोट में अपनी मौत से उसे दर्द पहुंचाने की बात भी लिखी थी। यह नोट सामने आने से पुलिस को यह आभास हो गया कि यह मामला प्रेम प्रसंग का हो सकता है। इसलिए पुलिस ने नोट के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इस दौरान ओम के दोस्तों के पास उसके से जुड़े मैसेज आते रहे। जांच में पता चला कि ओम ने मौत से पहले मोबाइल में 2-3 नोट रिकॉर्ड किए थे। इसके अलावा कुछ अन्य मैसेज भी लिखे थे। ये मैसेज और नोट दोस्तों को अलग अलग समय पर मिले, इसके लिए उसने टाइम सेट किया था। टाइम सेट किए जाने के कारण ही ओम के दोस्तों को उसके नोट और मैसेज अलग अलग समय पर मिले। नोट और मैसेज के आधार पर पुलिस ने 23 मार्च को ओम को खुद जान लेने के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षिका आराधना एक्का को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से एकत्र किए सबूतों के आधार पर जो कहानी सामने आई है, वह 16 से 17 साल के किशोर ओम प्रखर को उसकी टीचर आराधना एक्का द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाने और उसका दैहिक शोषण करने की कहानी थी। 30 साल की आराधना एक्का बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक निजी स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। ओम भी इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। ओम अपनी क्लास का होशियार विद्यार्थी था। पढ़ाते पढ़ाते आराधना का झुकाव ओम की ओर होने लगा। वह गुरु शिष्य का रिश्ता भूलकर ओम को प्यार करने लगी। आराधना ने ओम का मोबाइल नंबर भी ले लिया। वह कभी ओम को क्लास में रोककर उसे छूती और प्यार भरी बातें करती, तो कभी घर पर बुला लेती। ओम जवानी की दहलीज पर खड़ा था। वह प्रेम प्यार का ज्यादा मतलब तो नहीं समझता था, लेकिन इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाना स्वाभाविक है। आराधना जब उसे छूती और उसके नाजुक अंगों को सहलाती, तो ओम को अच्छा लगता। किशोरवय ओम जल्दी ही अपनी टीचर के प्यार की गिरफ्त में आ गया। आराधना उसका शारीरिक शोषण भी करने लगी। इसी बीच आराधना का अपने स्कूल के एक शिक्षक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद आराधना ने ओम की तरफ ध्यान देना कम कर दिया। इससे ओम बेचैन रहने लगा। आराधना ने उसे प्यार की ऐसी गिरफ्त में ले लिया था कि ओम को उसके बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता था। ओम जब आराधना को फोन करता तो कई बार वह फोन नहीं उठाती थी। इस पर ओम को कोफ्त होती थी। ओम ने पता किया तो मालूम हुआ कि आराधना का एक टीचर से चक्कर चल रहा है। यह बात जानकर ओम परेशान हो उठा। एक दिन आराधना ने ओम को बिलासपुर के एक मॉल में बुलाया। ओम वहां गया तो उसने बहाने से आराधना का मोबाइल ले लिया। ओएम ने आराधना की आंख बचाकर उसके मोबाइल को हैक कर लिया। इसके बाद आराधना जब भी अपने प्रेमी टीचर से बातें करती या सोशल मीडिया पर कोई मैसेज भेजती, तो सारी बातें ओम को पता चल जाती। आराधना की बेवफाई की बातें सुन और पढ़कर ओम ज्यादा परेशान रहने लगा। 18 मार्च को आराधना जब ओम के घर आई, तब उसकी मम्मी सरिता श्रीवास्तव मंदिर जा रही थीं। मां के मंदिर जाने के बाद ओम ने आराधना से उसकी बेवफाई के बारे में पूछा, तो आराधना ने उसे फटकार दिया और अपनी मनमर्जी की मालिक होने की बात कहते हुए चली गई। आराधना की बातों से किशोरवय ओम के दिल को गहरी ठेस पहुंची। नासमझी में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला कर लिया। उसने किसी खास ऐप की मदद से कोड लैंग्वेज में कुछ नोट लिखे। 1-2 नोट उसने हिंदी में भी लिखे। ये नोट लिखकर उसने टाइम सेट कर दिया और अपने दोस्तों को भेज दिए। इसके बाद घर में अकेले ओम ने एक रस्सी से फंदा बनाया और कमरे में लगे पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नोट के टाइम सेट किए जाने के कारण ओम के दोस्तों को उसके नोट अलग अलग तय समय पर मिले। दोस्तों को नोट मिलने पर ओम के सुस करने के कारणों का पता चला। पुलिस ने ओम के मोबाइल का लॉक खुलवाकर जांच पड़ताल की, तो उसमें कोड वर्ड में लिखा नोट मिला। पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से नोट के कोड वर्ड को डिकोड कराया। नोट में आराधना के लिए एक जगह लिखा था कि उसे पता था कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जिंदा रहना चाहता हूं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं जिंदगियां बचाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं बचा सकता। आराधना की बेवफाई का जिक्र करते हुए ओम ने नोट में लिखा कि वह मुझे अक्सर ब्लॉक कर देती थी और खुद की जरूरत पड़ने पर अनब्लॉक। मैंने उससे पूछा था कि वास्तविक जीवन में कैसे ब्लॉक करोगी।
मैंने उससे मजाक में यह भी पूछा था कि क्या कोई और मिल गया है, तो उसने कहा था, क्या मेरा एक साथ 10 के साथ चक्कर चलेगा? फिर बोली थी कि कभी शक मत करना, पहले उसने मुझे प्यार में फंसाया, फिर जब मुझे गहराई से प्यार हो गया तो वह मुझे छोड़ने की बात करने लगी। मैं मनाता था तो मान भी जाती थी। वह मुझे इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे सब कुछ दे दिया। आरोपी टीचर आराधना ने पुलिस से बताया कि ओम ही उसे परेशान करता था। वह कम उम्र का था, इसलिए उसने कभी उसकी शिकायत उसके घर वालों से नहीं की। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर उसे 24 मार्च को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। बहरहाल, आराधना ने अपनी काम इच्छा की पूर्ति के लिए किशोर उम्र के ओम का इस्तेमाल किया। हवस में अंधी आराधना की बेवफाई ने ओम को तोड़ दिया। उसने जीवन लीला कर लिया। बेटे ओम की मौत से सरिता श्रीवास्तव पर दोहरा वज्रपात हुआ। एक तो वह पति से पहले ही अलग रहती थीं। अब बेटे की मौत ने उनकी जिंदगी की रही सही खुशियां भी छीन लीं। सीमा, प्रियंका और बबीता सगी बहनें थीं। तीनों की जिंदगी भी मजे से गुजर रही थी। इनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, लेकिन तीनों बहनों ने जो जघन्य अपराध किया उसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। 2020 अगस्त 11 की बात है। सुबह के करीब 9 बजे थे। सूर्यनगरी के नाम से विख्यात राजस्थान के जोधपुर शहर में नांदड़ी गौशाला के पीछे नगर निगम की एक टीम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय टीम को कचरे की एक थैली मिली। इस थैली में इंसान के अलग हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। यह दृश्य देखकर वहां काम कर रहे सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सफाई कर्मियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही बनाड़ थाना पुलिस वहां पहुंच गई। वहां प्लांट सुपरवाइजर पूनम चंद बाल्मीकि और ऑपरेटर पप्पू मंडल ने बताया कि प्लांट में जाने वाली हौदी की सफाई करते समय कपड़े की एक थैली निकली। थैली में एक व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग पाए गए हैं। सफेद लाल रंग इस थैली पर भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल, कपड़े के व्यापारी, आनंदपुर कालू, जिला पाली छपा हुआ है। इंसान के हाथ पैर मिलने का मामला गंभीर था। पुलिस टीम ने संबंधित जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी। इस पर जोधपुर के डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी भागचंद, मंडोर एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना मौके पर पहुंच गए। थैली में पाए गए हाथ पैरों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अंग किसी पुरुष के हैं, जिन्हें किसी धारदार कट्टर मशीन से बार कर अलग किया गया है। निस्संदेह किसी व्यक्ति को बेरहमी से उसके प्राण लिया गया था और उसके शरीर के हिस्से अलग अलग करके फेंके गए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मृतक का सिर और धड़ कहां है, क्योंकि केवल हाथ पैरों से उसकी शिनाख्त मुश्किल थी और बिना शिनाख्त के केस आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया, लेकिन पुलिस को तत्काल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल सकी जिससे मृतक या कातिल के बारे में कुछ पता चल पाता। पुलिस ने कटे हुए हाथ पैर एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिए। सबसे पहले मृतक का सिर और धड़ मिलना जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों और ट्रीटमेंट प्लांट हौदी से जुड़ी सीवरेज पाइपलाइनों में जेट मशीनों से धड़ सिर की तलाश शुरू कराई। इसके अलावा आसपास के जिलों में वायरलेस संदेश भेजकर गुमशुदा लोगों की जानकारी भी मांगी गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी कि उसी दिन शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि ट्रीटमेंट प्लांट की सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली है जिसमें एक सिर है। इस पर पुलिस अधिकारी दोबारा प्लांट पर पहुंचे। जिस थैली में सिर मिला उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का पता छपा था। जरूरी जांच पड़ताल के बाद सिर भी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया। बनाड़ पुलिस थाने में एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट पर अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर सबूत नष्ट करने का केस दर्ज कर लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना और डांगियावास थानाधिकारी लीलाराम की टीम गठित की गई। धड़ की तलाश जरूरी थी।
इसके लिए अधिकारियों ने सीवरेज प्लांट में आने वाले नाले में आधुनिक तकनीकी मशीनों से धड़ की तलाश शुरू कराई। उसी दिन रात को जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी 10 अगस्त से लापता है। उसकी गुमशुदगी का मामला मेढ़ता सिटी थाने में दर्ज है। जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह के फोटो मंगाकर सीवरेज लाइन में मिले के फोटो से मिलान किया तो दोनों में समानता पाई गई। जोधपुर पुलिस ने मेढ़ता सिटी थाना पुलिस को सूचना भेजकर चरण सिंह के परिजनों को बुलाया। दूसरे दिन यानी 12 अगस्त को मिले कटे अंगों की शिनाख्त मेढ़ता के खाखड़की गांव निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में हो गई। चरण सिंह के मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने की। राजेंद्र गोलिया ने जोधपुर पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले ही चरण सिंह राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में थी। चरण सिंह 10 अगस्त को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। कटे हुए अंगों की शिनाख्त हो जाने से पुलिस को तहकीकात में कुछ मदद मिली। पुलिस ने चरण सिंह के परिजनों से जरूरी पूछताछ की ताकि कत्ल के कारण और कातिलों का पता लगाया जा सके। पूछताछ में पता चला कि 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन अभी गौना यानी शादी के बाद की एक रस्म नहीं हुआ था। इन दिनों उसके गौने की बात चल रही थी। यह भी सामने आया कि चरण सिंह के परिवार और उसकी ससुराल वालों के बीच बोरुंदा स्थित एक चूना भट्ठे को लेकर कुछ विवाद था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमाराम कई सालों से बोरुंदा में पोकर राम के चूना भट्ठे पर काम करते थे। बाद में चरण सिंह की शादी पोकर राम की बेटी सीमा से हो गई। कुछ साल पहले पोकर राम को लकवा आ गया था, तब नेमाराम ने चूना भट्ठे का सारा काम संभाल लिया था। बाद में इस भट्टे के मालिकाना हक को लेकर नेमाराम और पोकर राम के बीच विवाद हो गया। नेमाराम अपने बेटे चरण सिंह का गौना करवाना चाहते थे, जबकि पोकर राम के परिवार वाले पहले भट्ठे का विवाद सुलझाना चाहते थे। एक तरफ पुलिस मामले की गहराई में जाकर हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ सीवरेज प्लांट से जुड़े नालों और पाइपलाइनों में चरण सिंह के धड़ की तलाश की जा रही थी। इस बीच जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेढ़ता सिटी में पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली है जो चरण सिंह की है। पुलिस ने इस पब्लिक पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इन फुटेज में 10 अगस्त की शाम करीब 4:50 पर सलवार सूट पहने 2 युवतियां मोटरसाइकिल खड़ी करती नजर आईं। चरण सिंह की बाइक पर सवार होकर आई 2 युवतियों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या की कड़ियां उसकी ससुराल से जुड़ी हो सकती हैं। अब पुलिस ने अपनी जांच का फोकस मानव अंग मिलने वाले जोधपुर के नांदड़ी इलाके के साथ साथ मेढ़ता और बोरुंदा पर केंद्रित कर दिया। इसमें साइबर टीम के जरिए तकनीकी जानकारियां भी जुटाई गईं। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए चरण सिंह की पत्नी के अलावा 2 सालियों, 1 साले और चूना भट्टे से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। गहन पूछताछ और जांच पड़ताल कर जरूरी सबूत जुटाने के बाद जोधपुर पुलिस ने 13 अगस्त को सहायक कृषि अधिकारी चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी की हत्या के मामले में उसकी 23 वर्षीय पत्नी सीमा के अलावा 2 बड़ी सालियों 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता के साथ प्रियंका के बॉयफ्रेंड भींयाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भींयाराम खींवसर थाना इलाके के गांव कांटिया का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें सीमा, प्रियंका और बबीता बोरुंदा के डांगों की ढाणियों की रहने वाली थी। ये तीनों बहनें शादीशुदा थीं। पोकर राम जाट की इन तीनों बेटियों में सीमा का अभी गौना नहीं हुआ था। तीनों बहनों और भींयाराम की निशानदेही पर पुलिस ने उसी दिन शाम को मंडोर 9 मील इलाके में नाले की तलाशी करवाकर चरण सिंह का धड़ भी बरामद कर लिया। पुलिस की पूछताछ में चरण सिंह की हत्या के लिए राक्षसी बनी तीनों सगी बहनों की सामने आई कहानी में फिल्मों की तरह थ्रिल भी था और सस्पेंस भी। इसमें प्यार भी था और नफरत भी। कुल जमा 5 किरदारों की कहानी थी यह। ये किरदार थे पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा, साली प्रियंका और बबीता। साथ ही प्रियंका से 15 साल बड़ा
उसका बॉयफ्रेंड भींयाराम। इसे कथा कहानी पटकथा कुछ भी कहें, इसमें आजाद ख्याल तीनों बहनों की महत्वाकांक्षाएं शामिल थीं। अपनी इच्छा से आजाद जीवन जीने के लिए तीनों बहनों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसके बारे में चरण सिंह तो क्या कोई भी सोच तक नहीं सकता था कि उसकी पत्नी और सालियां ऐसी नृशंसता करेंगी। हत्या की आरोपी तीनों बहनों और भींयाराम से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह सबको चौंका कर रख दिया। बोरुंदा के डांगों के रहने वाले पोकर राम की 7 बेटियां हैं और एक बेटा। पोकर राम का बोरुंदा में चूना भट्टा था। इससे उसकी ठीकठाक कमाई हो जाती थी। इसी कमाई से उसने एक एक कर 7 बेटियों की शादी कर दी थी। इनमें 4 बेटियां अपने ससुराल में पति और बच्चों के साथ सुखी हैं। बाकी रह गई 3 बेटियां सीमा, प्रियंका और बबीता। इन तीनों की भी शादी हो चुकी थी। इनमें बबीता और प्रियंका ने अपने अपने पति को छोड़ दिया था। सीमा सबसे छोटी थी। उसकी शादी 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी निवासी नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी, लेकिन गौना नहीं होने के कारण सीमा अभी तक ससुराल नहीं गई थी। तीनों बहनें पढ़ी लिखी थीं। सीमा वेटनरी यानी पशुपालन सहायक थी। बबीता ने एएनएम नर्सिंग का कोर्स कर रखा था, लेकिन अभी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली थी। वह पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रियंका भी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी से जुड़ी हुई थी और सौंदर्य व स्वास्थ्य संबंधी प्रसाधन सामग्री ऑनलाइन मंगाकर बेचने का काम करती थी। नागौर जिले के खींवसर थाना इलाके के कांटिया गांव का रहने वाला भींयाराम प्रियंका के साथ काम करता था। इसीलिए प्रियंका और भींयाराम की दोस्ती थी। भींयाराम पूर्व फौजी था। हालांकि वह प्रियंका से 15 साल बड़ा था, फिर भी दोनों में दोस्ती थी। प्रियंका और बबीता पतियों से अलग होने के बाद जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में किराए पर रहती थीं। हालांकि इस बीच बबीता का रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया था। अगर चरण सिंह की बात करें तो वह प्रतिभाशाली युवक था। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट हासिल करने के बाद उसने बीएसएससी की पढ़ाई की थी। इसी दौरान उसकी शादी सीमा से हो गई थी। बाद में चरण सिंह ने जोधपुर के मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में एसआरएफ के रूप में काम किया। इसी दौरान चरण सिंह अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देता रहा। इसी के चलते उसका चयन बैंक अधिकारी के रूप में हो गया। उसे पहली नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिली। करीब 10 से 12 महीने काम करने के दौरान चरण सिंह का चयन राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के रूप में हो गया। इसी साल 23 मई को उसने नौकरी ज्वाइन की थी। चरण सिन्हा की शादी हुए 7 साल हो चुके थे। उसकी उम्र भी 27 साल हो गई थी। साथ ही अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन विवाहित होने के बावजूद वह पत्नी सुख से वंचित था। चरण सिंह के परिवार वाले काफी दिनों से सीमा का गौना कराने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन सीमा के कहने पर उसके परिजन हर बार टाल जाते थे, जबकि सीमा भी 23 साल की हो चुकी थी। चूंकि सीमा पत्नी थी, इसीलिए चरण सिंह कई बार उससे मोबाइल पर बात कर लेता था। सीमा वैसे तो हंस हंस कर प्यार की बातें करती थीं, लेकिन गौने के नाम पर भड़क जाती थीं। चरण सिंह हंसमुख, स्मार्ट, सरकारी अधिकारी था, फिर भी पता नहीं किन कारणों से सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। कहा जाता है कि वह समलैंगिक थी। उसके किसी महिला से संबंध थे। वह पुरुषों से दूर रहना पसंद करती थी, इसीलिए वह गौना कराकर ससुराल नहीं जाना चाहती थी। आरोप है कि सीमा के व्यवहार से परेशान चरण सिंह अपनी बड़ी साली प्रियंका से फ्लर्ट करता था। प्रियंका जीजा साली के रिश्ते को देखते हुए इसका विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन वह चरण सिंह की बातों से परेशान जरूर हो जाती थी। कुछ दिन पहले जब चरण सिंह के परिवार की ओर से गौने का ज्यादा दबाव पड़ा, तो सीमा ने अपनी दोनों बड़ी बहनों प्रियंका और बबीता से कहा कि वह अपनी जान दे दीजिए, लेकिन चरण सिन्हा के साथ नहीं जाएगी। इस पर बबीता और प्रियंका ने उससे कहा कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर उसे ही निपटा देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद तीनों बहनें चरण सिंह की हत्या की साजिश रचने लगी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। चरण सिंह की हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने बाजार से
इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी। यह मशीन जोधपुर में प्रियंका व बबीता के मकान पर रख दी गई। योजना के तहत सीमा ने फोन कर चरण सिंह को 10 अगस्त को जोधपुर बुलाया। चरण सिंह उसी दिन अपनी मोटरसाइकिल से जोधपुर पहुंच गया। सीमा उसे इंतजार करती मिली। वह चरण सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे अपनी दोनों बहनों के मकान पर नांदड़ी ले गई। वहां सीमा, प्रियंका व बबीता ने कुछ देर तो इधर-उधर की बातें की, फिर चरण सिंह को शराब पिलाई। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी गईं। कुछ ही देर में चरण सिंह अचेत हो गया तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया ताकि उसके होश में आने की कोई गुंजाइश ही न रहे। बाद में तीनों बहनों ने उसे गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद तीनों ने एक इलेक्ट्रिक उपकरण की मदद से चरण सिंह के अवशेषों को अलग अलग भागों में विभाजित किया। इन भागों को 3 थैलियों में रखा गया। इस प्रक्रिया के दौरान फर्श पर गिरे द्रव्य को साफ करने के लिए पूरे घर की सफाई की गई। इस सब के बाद तीनों बहनें मकान पर ताला लगाकर चरण सिंह की मोटरसाइकिल से बोरूंदा पहुंची। वहां सीमा को उतार दिया गया। फिर प्रियंका और बबीता उसी मोटरसाइकिल से मेड़ता सिटी गईं। वहां इन दोनों ने पब्लिक पार्क के बाहर चरण सिंह की मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेड़ता सिटी से दोनों बहनें बस से जोधपुर आ गईं। इन बहनों के पास केवल एक स्कूटी थी, जिस पर शव के टुकड़ों को ले जाकर ठिकाने लगाना जोखिम भरा काम था। इसीलिए प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड भींयाराम को फोन करके जरूरी काम होने की बात कहकर बुलाया। भींयाराम 10 अगस्त की रात कार लेकर उनके मकान पर पहुंचा तो प्रियंका और बबीता ने उसे चरण सिंह की हत्या कर अवशेष थैलियों में भरकर रखने की बात बताई। साथ ही उससे उन्हें ठिकाने लगाने में मदद मांगी। भींयाराम ने इस काम में उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो प्रियंका व बबीता ने कहा कि अगर वह साथ नहीं देगा तो तीनों बहनें जान दे देंगी और नोट में मौत का जिम्मेदार उसे बता देंगी। डरा सहमा भींयाराम आखिर उनका साथ देने को राजी हो गया। उसने तीनों थैलियां अपनी कार की पिछली सीट पर रखीं। दोनों बहनें आगे की सीट पर बैठ गईं। इन्होंने चरण सिंह के कटे हाथ पैर और सिर वाली 2 थैलियां नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर दूर सीवरेज लाइन में डाल दीं। धाड़ वाली तीसरी थैली इन्होंने रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में डालने की सोची, लेकिन वहां पुलिस का नाका देखकर वे लोग नागौर रोड की तरफ निकल गए। वहां नाले में तीसरी थैली फेंक दी। इसके बाद तीनों नांदड़ी आ गए। प्रियंका ने रात को डर लगने की बात कहकर भींयाराम को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया और अपने घर चला गया। हाथ पैर व सिर वाली 2 थैलियां 11 अगस्त को नांदड़ी गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई के दौरान मिली थी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 13 अगस्त को उनकी निशानदेही पर ढाड़ वाली थैली बरामद की गई। पुलिस ने 14 अगस्त को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में 5 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से शव के 6 अंगों के पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टरों की टीम ने शव के सभी 6 अंगों के डीएनए सैंपल लिए ताकि पुष्टि हो सके कि ये एक ही व्यक्ति के थे। तीनों बहनें इतनी शातिर निकलीं कि जब चरण सिंह के लापता होने और मेड़ता सिटी थाने में गुमशुदगी दर्ज होने की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगीं, तो उन्होंने चरण सिंह के रिश्तेदारों को फोन कर पूछा कि वे कहां गायब हो गए। पुलिस ने 12 अगस्त को जब तीनों बहनों से अलग अलग पूछताछ की तो वे पूरे आत्मविश्वास से पुलिस को छकाती रहीं और चरण सिंह की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करती रहीं। बाद में पुलिस ने भींयाराम को भी हिरासत में ले लिया और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य कई सबूत उनके सामने रखकर पूछताछ की तो वे टूट गईं और चरण सिंह की हत्या कर उसके शव के ठुकड़े कर सीवरेज के नालों में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद 13 अगस्त को चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पति चरण सिंह से नफरत करने वाली सीमा ने अपनी आजादी और शौक पूरे करने के लिए उसे मौत के घाट उतारकर खुद के साथ अपनी 2 बड़ी बहनों और एक बहन के दोस्त का जीवन बर्बाद कर दिया। अपने पतियों की ना हो सकी तीनों बहनों ने पिता पोकर राम को बुढ़ापे में ऐसा दर्द दिया है कि वह जीते जी उसे सालता रहेगा। आज की दूसरी सच्ची कहानी, प्रेमी को पति बनाने की जिद। 15 जुलाई 2022 की सुबह थी।
मोहल्ले में अब तक अधिकांश लोग जाग चुके थे। घर के सभी सदस्य उठ गए थे, लेकिन नगीना को अपनी बड़ी बेटी रुचि नहीं दिखाई दी, तो उसने आंगन में बैठे पति मनोज से पूछा, रुचि बिटिया कहाँ है? इस पर मनोज ने बताया कि ऊपर कमरे में सो रही है, अब तक नीचे नहीं उतरी है। उसे जगाने के लिए मां नगीना ने आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मां जीना चढ़कर पहली मंजिल पर बने कमरे में गई। दरवाजा धकेलकर जैसे ही कमरे में घुसी, उसके मुंह से चीख निकल गई। कमरे में लाली फैला हुआ था। वहां रुचि आजीवन पड़ी थी। उसके ऊपर बोरी पड़ी हुई थी। रुचि की मौत की बात सुनते ही घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार का शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। मनोज की जवान बेटी की अचानक मौत होने से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। रुचि की शव देख उसकी मां और भाई बहन बिलख बिलख कर रो रहे थे। मोहल्ले की महिलाओं ने उन्हें किसी तरह संभाला। पड़ोसियों ने हत्या की सूचना पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी होते ही थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा, सीओ अभिषेक श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना दिए जाने पर एसपी अखिलेश नारायण सिंह भी आ गए। फोरेंसिक टीम को भी वहां बुला लिया गया। पूछताछ में पिता मनोज राठौर ने बताया कि रुचि ने अपने हाथ की नस काटकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसने बताया कि वह उसकी शादी के लिए लड़का तलाश रहा था, जबकि वह दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। हम लोगों ने गैर बिरादरी के लड़के के साथ शादी करने से मना कर दिया था। इस बात से वह नाराज हो गई और उसने हाथ की नस काटकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस पर एसपी ने ऊपर बने कमरे में जाकर शव का निरीक्षण किया। कमरे में शव बोरे से ढकी थी। हालात कुछ संदिग्ध लगे। बोरा हटाया तो रुचि के गले के पास भी चोट के निशान दिखाई दिया। गौर से देखने पर पता चला कि उसका गला पर भी चाकू के निशान था। इससे स्पष्ट हो गया कि रुचि की हत्या की गई है। पिता की बातों से शक होने पर पुलिस ने बिना देर किए उसे हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गई। मनोज ही अपनी बेटी का हत्यारा था। इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि सीधा सादा दिखने वाला मनोज इतनी बेरहमी से बेटी की यह हाल कर सकता है। पड़ोसियों के साथ ही रिश्तेदार भी उसे कोस रहे थे। इस बीच फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस ने थाने पर ले जाकर मनोज से पूछताछ की। कुछ देर तो वह रुचि द्वारा अपने हाथ की नस काटकर की बात पर टिका रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती पर उसने बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अपनी बेटी की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं था। बेटी के कत्ल के पीछे जो कहानी निकली वह इस प्रकार थी। उत्तर प्रदेश में कांच की नगरी के नाम से प्रसिद्ध फिरोजाबाद जनपद के थाना उत्तर के तिलक नगर इलाके में रहने वाला मनोज कुमार राठौर एक चूड़ी कारखाने में काम करता था। घर में पत्नी नगीना के अलावा 3 बेटियां और एक बेटा था। वैसे मनोज मूल रूप से मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव अंगदपुर का रहने वाला है। उसके माता पिता और भाई गांव में ही रहते हैं। कुछ साल से वह तिलक नगर में अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहा था। मनोज का बायां हाथ लगभग 10 साल पहले थ्रेशर मशीन में आ जाने से कट गया था। एक हाथ कटने के बाद भी मनोज परिवार के भरण पोषण के लिए चूड़ी कारखाने में काम करने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अब घर पर ही चूड़ी जुड़ाई का काम उसकी पत्नी नगीना करने लगी थी। बड़ी बेटी रुचि 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई बंद कराकर उसे भी इसी काम में लगा दिया। वह चूड़ियों पर नग लगाने का काम करती थी। रुचि इस काम से अपना खर्चा भी निकाल लेती थी। घटना से 6 महीने पहले की बात है। अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने रुचि उसके घर पहुंची थी। जन्मदिन में थाना एटा के ग्राम पिलुआ निवासी फोटोग्राफर सुधीर पचौरी फोटो खींच रहा था। रुचि ने भी उससे अपनी सहेली के साथ तरह तरह के पोजों में फोटो खिंचवाए। सुधीर उसका अनगढ़ सौंदर्य देख ठगा सा रह गया। रुचि को भी एहसास हो गया कि सुधीर उसे कैमरे की आंख से देख रहा है। जवानी की दलहीज पर पहुंची रुचि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। इसी बीच फोटोग्राफर सुधीर और रुचि के बीच परिचय हो गया। घर आते समय रुचि ने सुधीर को अपना मोबाइल नंबर देने के साथ ही उसका नंबर भी ले लिया। रुचि सोशल मीडिया पर भी थी।
वे दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़कर बात करने लगे। सुधीर रहने वाला तो एटा क्षेत्र का था, लेकिन काम के संबंध में वह फिरोजाबाद में कमरा लेकर रहने लगा था। सोशल मीडिया के जरिए रुचि और सुधीर की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका दोनों को ही पता नहीं चला। इस बीच रुचि और सुधीर आपस में मिल भी लेते थे और अपने दिल का हाल भी एक दूसरे को बता देते थे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, यहां तक कि दोनों ने शादी करने का फैसला तक ले लिया। अब दोनों चोरी छिपे अक्सर मिलने लगे थे। जब भी रुचि और सुधीर अकेले में मिलते, दोनों भविष्य के सपने संजोते। एक दिन रुचि ने सुधीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, सुधीर, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इस पर सुधीर ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। प्यार का कोई पैमाना तो होता नहीं है जिससे मैं बता सकूं, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रुचि राठौर समाज की थी, जबकि सुधीर ब्राह्मण समाज से था। रुचि ने कहा, सुधीर, समाज से डरकर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? रुचि ने सुधीर से साफ साफ कह दिया कि वह जात पांत में विश्वास नहीं करती है। शादी करेगी तो उसी से, अन्यथा अपनी जान दे देगी। इस पर सुधीर ने उसके होंठों पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए कहा, दो सच्चे प्रेमियों को मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और तुम्हारे ही साथ शादी करूंगा। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, इसके बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। प्रेमी युगल अपने भविष्य के सुखद सपने संजोते हैं। दिल कुछ और चाहता है और किस्मत कुछ और। रुचि और सुधीर भी सपने संजोने लगे। बेटी किसी लड़के के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही है। इसकी जानकारी रुचि के घर वालों को नहीं थी, बल्कि इन सब बातों से बेखबर मनोज को जवान होती बेटी रुचि की शादी की चिंता सता रही थी। वह उसके लिए लड़का देखने लगा। उसने दिल्ली में एक लड़का देखा था। उसके परिवार से बात चल रही थी। इसकी भनक जैसे ही रुचि को लगी तो उसने पिता से कहा, एक लड़का जो फोटोग्राफर है और अच्छा कमाता है, वह अपनी जाति का है, उससे मेरी शादी करा दो। तब मनोज ने पत्नी नगीना से बात की। इस पर सभी लोग सुधीर से रुचि की शादी कराने को तैयार हो गए। निर्णय लिया कि शादी से पहले लड़का परिवार के अन्य सदस्यों को भी दिखा दिया जाए। करीब 2 महीने पहले मनोज और नगीना सुधीर को साथ लेकर परिवार के अन्य सदस्यों को दिखाने के लिए गांव अंगदपुर पहुंचे। यहां सभी को लड़का पसंद आ गया। बातचीत के दौरान सुधीर की अन्य जगह रिश्तेदारियों के संबंध में पूछने पर वह सही से बता नहीं सका। इस दौरान पता चला कि सुधीर उनकी जाति का नहीं है, जबकि मनोज बेटी की शादी सजातीय लड़के से करना चाहता था, क्योंकि अभी रुचि से छोटी 2 बेटियां और थीं। युवक के गैर बिरादरी का होने से रुचि के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। रुचि ने पिता से सुधीर की जाति छिपाई थी। जाति छिपाने वाली बात से मनोज बेटी से नाराज हो गया और गुस्से में आ गया था। फिर भी उसने पहले बेटी को समझाने की कोशिश की, यहां तक कि उसका दिल्ली में रिश्ता भी तय कर दिया। इस बात से रुचि चिढ़ गई। रुचि ने पिता द्वारा तय की गई शादी करने से इनकार कर दिया। रुचि पिता की इच्छा के खिलाफ अपने प्रेमी से मिलती और उसके साथ घूमने जाती रही। इसी बीच 11 जुलाई 2022 को रुचि ने सुधीर को घर बुलाया। कुछ समय घर पर रहने के बाद वह दोस्त के घर जाने की बात कहकर चला गया। देर शाम सुधीर फिर से घर आया और रात को घर पर ही रुक गया। देर रात रुचि और सुधीर को मनोज ने एक कमरे में बाहों में बाहें डाले बातचीत करते देख लिया। रात के समय एकांत में बैठकर दोनों का बातचीत करना उसे अखर गया। उसने इस बात का विरोध किया। रुचि को यह सब नागवार गुजरा। वह जिद पर अड़ गई। उसने अपने पिता से कह दिया कि वह शादी करेगी तो सुधीर से, और यदि आपने विरोध किया तो वह सुधीर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी। इस बात से परिवार में कलह रहने लगी। बेटी की यह हरकत उसे नागवार गुजरी। इस बात ने आग में घी का काम किया। 2 दिन से मनोज सो नहीं सका था। बेटी की हरकत उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। उसे समाज में अपनी बदनामी का डर सता रहा था। तब उसने एक खौफनाक निर्णय ले लिया। वह बाजार से एक आरी खरीद कर लाया और उसे घर में छिपा कर रख दिया। मनोज की योजना की भनक तक नगीना और घर के अन्य सदस्यों को भी नहीं लगी। घर के निचले तल पर 3 कमरे और किचन है, वहीं ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे हैं। गुरुवार 14 जुलाई
2022 की रात को मनोज के परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। नगीना दोनों बेटियों व बेटे के साथ कमरे में सो गई। उसने रुचि को भी अपने साथ सोने को बुलाया था, लेकिन वह ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि मनोज जीने के सामने चारपाई पर लेट गया। लेकिन मनोज की आंखों से तो नींद उड़ चुकी थी। आधी रात के बाद मनोज दबे पांव अपनी चारपाई से उठा। उस समय कूलर चलने के कारण कमरे में सो रही पत्नी नगीना को कुछ पता नहीं चला। मनोज ने लाई हुई आरी उठाई और सीढ़ियां चढ़कर रुचि के कमरे में पहुंचा। उस समय वह गहरी नींद में सो रही थी। मनोज ने सो रही रुचि के सिर पर पहले डंडे से प्रहार किया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद आरी से उसका गला पर हमला कर दिया। हत्या को सामान्य दिखाने का रूप देने के लिए मनोज ने रुचि की कलाई की नस भी कट दी। बेहोशी के कारण न तो रुचि चीख सकी और न अपना बचाव कर पाई। हत्या के बाद उसने शव को बोरे से ढक दिया। मनोज ने बेटी की हत्या करने के बाद लाल से सने हाथों को धोया। बेटी का गला पर हमला कर सुकून की नींद सोता रहा। फिर सुबह के समय वह अपने गांव अंगदपुर गया और वहां रुचि के मोबाइल को रखकर वापस घर आ गया था। यह जानकारी जब नगीना और मोहल्ले के अन्य लोगों को हुई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए कि मनोज ने बेटी का कितनी चालाकी से कत्ल कर दिया, और किसी को इसका एहसास तक नहीं हुआ कि एक बाप ऐसा कर सकता है। नगीना ने पति मनोज के खिलाफ बेटी की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 15 जुलाई 2022 को पुलिस ने मनोज की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आरी बरामद कर ली। शनिवार 16 जुलाई को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रेम विवाह के प्रति आज भी परिवार और समाज का दृष्टिकोण बदला नहीं है। खासकर दो अलग अलग जातियों के प्रेमियों का मिलना तो और दुश्वार कर दिया जाता है। यही इस घटना में भी हुआ। आज की तीसरी सच्ची कहानी रूबी को एक लड़की से ही प्यार हो गया। 4 बच्चों की मां रूबी ने रजनी से बने समलैंगिक संबंधों के लिए अपने पति भूरी सिंह को रजनी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। बच्चों की तो छोड़ी है, अगर वह अपने और रजनी के भविष्य के बारे में सोचती तो। 10 मार्च 2020 उस दिन होली थी। कुंवर नगर कॉलोनी के भूरी सिंह ने दोस्तों और परिचितों के साथ जमकर होली खेली। होली खेलने के बाद वह नहा धोकर सो गया। भूरी सिंह शटरिंग का काम फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। मृतक के मुंह पर टेप लगा था और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने देखा कि मृतक भूरी की गर्दन पर चोट का निशान है। भूरी सिंह की हत्या किसने और क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सवाल यह भी था कि हत्यारे हत्या कर शाब मृतक के छोटे भाई के घर के पास नाले में क्यों फेंक गए थे। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारे भूरी सिंह की हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शाव को उसके छोटे भाई किशन गोस्वामी के घर के पास फेंक गए होंगे। होली का त्योहार होने के कारण आवागमन कम होने से हत्यारों को सांप फेंकते किसी ने नहीं देखा होगा। पुलिस को मृतक की जेब से उसका मोबाइल भी मिल गया था। थाना प्रभारी ने रूबी से उसके पति के बारे में पूछताछ की। रूबी ने बताया, मंगलवार रात 9 बजे पति के मोबाइल पर पेमेंट ले जाने के लिए ठेकेदार का फोन आया था। इसके बाद वह घर से निकल गए और फिर नहीं लौटे। काफी रात होने पर उन्हें फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई थी। परिवार वालों को यह जानकारी नहीं थी कि भूरी सिंह किस ठेकेदार के पास रुपए लेने गया था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि भूरी सिंह की हत्या गला घोंटने से हुई थी। मृतक के भाई किशनलाल गोस्वामी की तहरीर पर पुलिस ने मृतक भूरी सिंह की पत्नी रूबी, उसके किराएदार डब्बू, डब्बू की पत्नी रजनी और दूसरे किराएदार हरिओम और डब्बू के एक दोस्त आसिफ के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मृतक भूरी सिंह की पत्नी रूबी के किराएदार डब्बू से नए जज संबंध थे। इसका भूरी सिंह विरोध करता था। इस बात को लेकर रूबी और भूरी सिंह में आए दिन झगड़ा होता रहता था। घटना से 10 दिन पहले भी रूबी व किराएदार डब्बू ने मिलकर भूरी सिंह को पीटा था। घटना वाली रात डब्बू ने अपने दोस्त आसिफ को घर बुलाया और 5 नामजदों ने मिलकर भूरी की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को मकान से कुछ दूर नाले में फेंक दिया।
सुबह रूबी ने अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए पुलिस को कपोल कल्पित कहानी सुनाई थी कि भूरी सिंह ठेकेदार से पेमेंट लेने गया था जो लौटकर घर नहीं आया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की सांप से उसका मोबाइल बरामद हुआ था, जिसकी मदद से कुछ तथ्य सामने आए। पुलिस केस की गहनता से जांच कर रही थी। नतीजतन पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल पुलिस ने भूरी सिंह की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी रूबी व उसके किराएदार डब्बू की पत्नी रजनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में दोनों पुलिस को बरगलाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन जब सख्ती हुई तो दोनों एक दूसरे को देखकर टूट गईं और अपना जुर्म कबूल कर लिया। 12 मार्च को एसपी अभिषेक कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। दरअसल सभी समझ रहे थे कि भूरी सिंह की हत्या उसकी पत्नी रूबी के किराएदार डब्बू से नायाजाद संबंधों के बीच रोड़ा बनने के चलते की गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जिसे सुनकर पुलिस ही नहीं सभी हक्के बक्के रह गए। भूरी सिंह की हत्या का कारण था दो महिलाओं के संबंध। रूबी और रजनी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने इस हत्याकांड के पीछे जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। भूरी सिंह की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। इन दोनों महिलाओं ने ही उसकी हत्या की पटकथा 1 माह पहले लिख दी थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाया होली के दिन गया। भूरी सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उसका विवाह पत्नी की बहन यानी साली रूबी से करा दिया गया था। भूरी सिंह दूसरी पत्नी रूबी से उम्र में 11 साल बड़ा था। भूरी सिंह की पहली पत्नी से 3 बेटे और 1 बेटी थी। भूरी सिंह सीधे सरल स्वभाव का था। वह केवल अपने काम से काम रखता था। ऐसे व्यक्ति का सीधापन कभी-कभी उसके लिए ही घातक साबित हो जाता है। भूरी सिंह जैसा था, उसकी पत्नी रूबी ठीक उसके विपरीत थी। वह काफी तेज और चंचल स्वभाव की थी। घर वालों ने उसकी शादी भूरी सिंह से इसलिए की थी ताकि बहन के बच्चों की देखभाल ठीक से हो जाए। वह मजबूरी में भूरी सिंह का साथ निभा रही थी। अपनी ओर भूरी सिंह द्वारा ध्यान न देने से जवान रूबी की रातें करवटें बदलते कटती थीं। भूरी सिंह अपने बड़े भाई के मकान में किराए पर रहता था। पड़ोस में ही रजनी भी किराए के मकान में रहती थी। दोनों हम उम्र थीं। एक दूसरे के यहां आने जाने के दौरान जाने अनजाने सोशल मीडिया पर गंदे फोटो, वीडियो देखते देखते दोनों में नजदीकियां हो गईं। फिर दोस्ती गहरा गई। दोनों के बीच समलैंगिक संबंध बन गए और एक दूसरे से पति पत्नी की तरह प्यार करने लगीं। रूबी पत्नी तो रजनी पति का रिश्ता निभाने लगी। दोनों सोशल मीडिया की इस कदर मुरीद थीं कि अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताती थीं। दोनों अपने इस रिश्ते के वीडियो तैयार करके टिकटॉक पर भी अपलोड करती थीं। उनके कई वीडियो वायरल हो चुके थे। डब्बू और रजनी की शादी को 5 साल हो गए थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए भी दोनों महिलाओं के रिश्ते और गहरे हो गए। बाद में दोनों ने साथ रहने की कस्में खाते हुए कभी जुदा न होने का फैसला लिया। इस बीच भूरी सिंह ने अपना मकान बनवा लिया था। रूबी और रजनी के बीच बने संबंध इस कदर प्रगाढ़ हो चुके थे कि घटना से 1 साल पहले पति भूरी सिंह से जिद करके रूबी ने अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा और बनवा लिया था। फिर रजनी को उसके पति डब्बू के साथ किराएदार बनाकर रख लिया ताकि उनके संबंधों के बारे में किसी को पता न चल सके। एक ही मकान में रहने से अब दोनों महिलाएं बिना किसी डर के आपस में मिल लेती थीं। भूरी सिंह शटरिंग के काम के लिए सुबह ही निकल जाता था और देर शाम लौटता था। इसके चलते दोनों सहेलियों में पिछले 2 सालों में गहरे समलैंगिक संबंध बन गए थे। दोनों एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाती थीं। इन अनैतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए दोनों काफी गोपनीयता बरतती थीं। फिर भी उनकी पोल खुल ही गई। 1 माह पहले ही भूरी सिंह को अपनी पत्नी रूबी और किराएदार रजनी के बीच चल रहे अनैतिक संबंधों का पता चल गया। दोनों महिलाओं के बीच चल रहे प्रेम संबंधों का पता चलने के बाद भूरी सिंह के होश उड़ गए। वह परेशान रहने लगा। उसने इन अनैतिक संबंधों को गलत बताते हुए विरोध किया। उसने पत्नी रूबी को समझाया और रजनी से दूर रहने को कहा। इन्हीं संबंधों को लेकर दोनों में विवाद होने लगा।
भूरी सिंह ने रूबी को सुधर जाने की हिदायत देते हुए कहा कि वह अपने मकान में रजनी को किराएदार नहीं रखेगा। दूसरे दिन भूरी सिंह के काम पर जाने के बाद रूबी ने यह बात रजनी को बताई। भूरी सिंह उनके प्रेम संबंधों में बाधक बन रहा था, इससे दोनों परेशान हो गईं। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने राह के रोड़े भूरी सिंह को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद भी दोनों के संबंध चलते रहे। हां, अब दोनों थोड़ी होशियारी से मिलती थीं। होली वाले दिन शाम को रूबी और रजनी ने भूरी सिंह को जमकर शराब पिलाई। इसके चलते भूरी सिंह नशे में बेसुध हो गया तो दोनों ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांधे और मुंह पर टेप लगाने के बाद गला घोंट कर हत्या कर दी। रात होने पर दोनों ने लाश को पड़ोस में रहने वाले छोटे भाई किशन लाल के घर के पास नाले में फेंक दिया ताकि शक भाई के ऊपर जाए। बुधवार को कुंवर नगर कॉलोनी में नाले में उसका शव मिला। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर रूबी ने अफवाह फैला दी कि उसका पति भूरी सिंह ठेकेदार से रुपए लेने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक जब घर वापस नहीं आया तब उसने किराएदार हरिओम की पत्नी रितु के फोन से कॉल थी, जबकि हकीकत वह स्वयं जानती थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के साथ ही दोनों महिलाओं की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सी व टेप बरामद कर लिया। दोनों महिलाओं को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दोनों महिलाओं के अनैतिक संबंधों के चलते उनके परिवार उजड़ गए। भूरी सिंह की मौत के बाद उसके चारों अबोध बच्चे अनाथ हो गए।